आज हम लोग स्नातक के संस्कृत ऑनर्स के चौथे पत्र का एक नाटक पढ़ेंगे। चौथे टीडीसी पार्ट 2 ऑनर्स के चौथे पत्र में 3 नाटकों को पढ़ना है। पहला अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास विरचित है। दूसरा दरिद्र चारुदत्त या चारुदत्त के नाम से जाना जाता है, भास द्वारा विरचित है। और तीसरा जो है हर्षदेव प्रणीत लिखित नाटक है नागानंद। इन 3 नाटकों को हमें पढ़ना है। आज हम लोग चारुदत्त जो भास्कृत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दें कि इससे संस्कृत ऑनर्स के इस चौथे पेपर में जहां नाटकों को पढ़ना है, अंकों का विभाजन भी हम ध्यान में रखेंगे। अंकों का विभाजन जो हम ध्यान में रखेंगे और इस दृष्टि से रखेंगे कि किस नाटक पर कितना परिश्रम करना है और किस तरह के प्रश्न आएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम से 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। चारुदत्त से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे और नागानंद से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो चारुदत्त की जो 20 अंकों के प्रश्न आएंगे, 20 अंकों के प्रश्न में एक प्रश्नोत्तरी रहेगी जिसे हिंदी अंग्रेजी में संस्कृत के रेफरेंस के साथ आपको जवाब देना है, और दूसरा एक श्लोक का अनुवाद करना रहेगा। यही नागानंद में भी है, उससे एक प्रश्नोत्तरी करना है और एक जो है आपको श्लोक का अनुवाद करना है। तो आज हम लोग चारुदत्त विरचित नाटक को पढ़ेंगे। पहले हम लोग नाटक के रचयिता जो है भास के बारे में जान लें। भास के बारे में बताने के पहले मैं बताऊं कि भास नाटक चक्रम, आप इस किताब को देखें, भास नाटक चक्रम, इसमें 13 नाटकों का संकलन है, 13 नाटक है। और इसको प्रारंभ करने के पहले महाकवि भास प्रणीत चारुदत्त को आरंभ करने के पहले आपको भास के बारे में, जीवन और काल के बारे में थोड़ा सा प्रकाश देना हम चाहेंगे कि भास संस्कृत में जितने भी नाटक उपलब्ध हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन नाटककार भास हैं। और भास के बारे में कहा गया है कि भासो हासा कहा गया है। इनकी भाषा में, इनकी रचना में, इनके नाटक में हास्य है। और कैसा हास्य? जो व्यंग से परिपूर्ण है। आपको बता दूं कि भारतीय परंपरा में जितने भी लेखक हुए हैं, संस्कृत के जितने भी कवि हुए, हमारे यहाँ लेखक को कवि कहते हैं। संस्कृत में लेखक को कवि हम लोग इसलिए कहते हैं कि कवि जो है वह गद्य लिखे या पद्य लिखे। संस्कृत में उसको कवि इसलिए कहते हैं कि नई रचना को जन्म देता है, नई रचना को कहता है। उसकी काव्य है, काव्य को लिखने वाला जो कवि है उसकी काव्य की आत्मा बाहर आती है। अब देखिए भाष्य के बारे में देखिए कि भाष्य का काल जो है, किस काल की एक कवि है, इसके बारे में बहुत सारा मत है। एक मत यह है कि ईसा से पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में रहे। दूसरा मत कहता है कि ईसा के बाद 10वीं शताब्दी के। लेकिन दोनों मतों में से कोई भी मत हम लें, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि 2010 वर्ष पूर्व की घटना है। आज के समय से, जब आज 2020 चल रहा है,
तो यह 2010 वर्ष पूर्व की घटना है। ये भास का समय है। यह रचना जो है इतनी पुरानी रचना है। वैसे ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी की चर्चा भारतीय मनीषी करते हैं, और आंग्ल जितने भी विदेशी साहित्यकार हैं इसको अर्वाचीन दिखाने के लिए ईसा की 10वीं शताब्दी तक की बात करते हैं। चाहे जो भी बात करें, इतना तो स्पष्ट है कि यह प्राचीन है और अभी से भी प्राचीन है। इनकी रचना जयदेव ने कहा भी, भासु हास कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा। भास जो है हास्य के कवि है। भास एक मौलिक कवि है और सर्वत्र मौलिकता के प्रति उनका आग्रह स्पष्ट है। इनकी रचना में प्रेम, सौंदर्य, संवेदन और करुणा अनुभूति का तरल और मर्म स्पर्शी प्रवाह मिलता है। यह ऐसे नाटककार हैं कि इनके संवाद बहुत छोटे, मर्म स्पर्शी और प्रभाव उत्पादक होती है। इनकी रचना जो है और कथा वस्तु जो है, दोनों जो है इतना नाटकीय ढंग से, इसको नाटक के मंचन की दृष्टि से इतना अनुकरणीय है कि इतने सहज और सुलभ हैं कि इसका वर्णन करना जो है आपको इसका वर्णन जो है सहज है, और इनकी प्रस्तुति जो है स्पष्ट है। इनकी रचना जो है यह नियमों का, नाटकीय नियमों का अंधा अनुसरण नहीं करती है। ऐसा भी हो सकता है कि भरत नाट्य शास्त्रम जो है, भरतनाट्य शास्त्र जो लिखा गया है उससे पहले की रचना हो सकती है। इनकी रचनाओं में अपाणनीय प्रयोग मिलते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि पाणिनीय से भी पूर्व है। इसीलिए भरतनाट्य काव्य के, भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के जितने लक्षण होते हैं उसका इन्होंने अनुसरण नहीं किया है। इसका मतलब पूर्व क्या, पाणिनि के प्रयोगों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इसका स्पष्ट मतलब है कि पूर्व की, पाणिनि से पूर्व की है। और भास जीवन समृद्ध के सफल गायक हैं। समाज की घटनाओं को लिखते हैं, बेबाक लिखते हैं। भाषा माधुर, ओज और प्रसाद तीनों गुण से युक्त है, और इनकी शैली जो है रामायण और महाभारत से प्रभावित है। भाषा में कृत्रिमता का सर्वथा अभाव है, और कल्पना में क्लिष्टता का नितांत अभाव है। जो सहज है, जो सरल है, जो व्यवहारिक है, उसी चीज का चित्रण भास ने अपने नाटकों में किया है। भास के नाटकीय पात्र जितने हैं उनके संवाद संक्षिप्त हैं, और जितने संक्षिप्त हैं उतने ही प्रभाव उत्पादक भी। इसको हिंदी में कहा जाता है, देखन में चोटन लगे पीर करे गंभीर। ऐसी भाषा इन्होंने अपने नाटकों में दिया है। और देखिए, जहां तक उपमा अलंकारों की बात है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थानंतर न्यास अलंकार इनके अधिक प्रिय हैं। अनुप्रास की छटाएं भी यदा कदा देखने को मिलती है। इनकी भाषा सरल, सरस, सुबोध, स्वाभाविक और प्रवाहमयी नाटक की होनी भी चाहिए। सरल है, सुबोध है, दर्शक सीधे सीधे समझ जाता है, प्रभाव उत्पादक भी है। अब भास ने कितने नाटक लिखे हैं, अभी मैंने पुस्तक दिखाई, भास नाटक चक्रम। तो भास जो है, भास के नाटकों का चक्र है। मैंने भास ने एक ही नाटक नहीं लिखा। अभी जो प्राप्त जितनी संख्या है, जैसे बाण भट्ट ने अपनी रचना में नाटक ही बहुभूमिकई
भास के बारे में लिखा, नाटके बहुभूमि में कई। जो नाटक हैं बहुत सारी भूमिकाओं के साथ हैं। और राजशेखर ने लिखा, भास नाटक चक्रे अस्मिन्। भास के नाटक के चक्र हैं। यह शब्द जो है यह स्पष्ट करते हैं कि भास अनेक नाटकों के प्रणेता हैं। अभिनव गुप्त भी अपनी रचना में स्वप्न नाटक और दलित चारुदत्त का वर्णन करते हैं। बामन द्वारा प्रतिज्ञा नाटक, चारुदत्त और स्वप्न वास्तव का चित्रण आता है। इन वर्णनों से स्पष्ट होता है कि भास के एक नहीं एक से अधिक नाटक हैं। और हमारी ऋषि परंपरा में, हमारे भारतीय परंपरा में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कवि जो है अपनी रचनाओं को महत्व देता है, अपने व्यक्तित्व को नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने नाटक लिख दिया और सुपर डुपर हिट हो गया, सर्वग्राह हो गया, तो नाटक से अधिक अपना प्रचार करते हुए, अपनी कृति का प्रचार करते हुए, अपने यश का गुणगान करते हुए घूम रहे हैं। ऐसा भारतीय मनीषी, ऐसा भारतीय कवि अपनी रचनाओं में कभी नहीं किया। और यही कारण है कि भारतीय जितने भी रचनाकार कवि हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कम जानकारी हो जाता है, उनकी जीवनी के बारे में कम जानकारियां प्राप्त है। जानकारियां कैसे मिलती है? तो यत्र तत्र उनके पूर्ववर्ती, उनके उत्तरवर्ती, उनके बाद वाले जो हैं, उनके उत्तरवर्ती जो लेखक हैं, अपनी रचनाओं में जब उनका उल्लेख करते हैं तब पता चलता है कि फलाना है। जैसे अभी मैंने बताया जयदेव ने और कालिदास ने, बाण ने, भामह ने, ये लोग अपनी रचनाओं में भास का चित्रण किया है। इससे पता चलता है कि भास की रचना है और उस वक्त उनसे पहले है। इस तरह से हम इतिहास बनाते हैं, इतिहास से हम इनका बात जानते हैं। भास के बारे में आप जान लें कि 1909 में महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने केरल में ताड़पत्र पर लिखित 13 नाटकों का एक उनको संग्रह मिला था, जिनको उन्होंने 1912 में प्रकाशित कराया। और उसकी रचना, उसकी भाषा एक समान लगी। तो इन्होंने कहा कि यह जो है भास के नाटक है, 13 नाटक है। और उन्होंने यह प्रमाण दिया कि कैसे है। उन्होंने उस प्रमाण में कहा कि हर एक सभी नाटक में सूत्रधार प्रवेश करते हैं, सभी में प्रस्तावना के लिए स्थापना शब्द का प्रयोग हुआ है, सभी में प्ररोचन, प्रस्तावना में नाटककार का चरित्र का सर्वथा जो है अभाव है। नाटककार अपने बारे में बतलाता नहीं है कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय नहीं देता है। और अंतिम वाक्य सब में समानार्थक है। इन सब बातों के आधार पर महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी ने 13 नाटकों को उन्होंने कहा, जो ताड़पत्र पर लिखित थे, पांडुलिपि का जो जब संग्रह उन्होंने केरल में किया और उनका 1912 में प्रकाशन कराया, तो उन्होंने कहा 13 नाटक जो हैं प्रमाणिक हैं और 13 नाटक चक्र, क्योंकि पहले भी लोग भास नाटक चक्र की बात करते हैं। तो भास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि भास के कुल 13 नाटक हैं। और 13 नाटक जो है, 13 नाटक का नाम मैं बता रहा हूँ। पहला है प्रतिमा, अभिषेक। ये दो जो है प्रतिमा और अभिषेक, ये जो है राम कथा पर आधारित है, राम कथा के ऊपर लिखा गया है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 6 नाटक जो हैं महाभारत पर आधारित है। 2 रामायण पर आधारित हैं। रामायण जो आदि काव्य है उससे लिया,
उस पर आधारित प्रतिमा और अभिषेक हो गया। और 6 जो हैं महाभारत पर हैं, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कारणभाग, दूतवाक, उरुभंग, ये 6 नाटक जो हैं महाभारत से। और बाल चरित्र यह जो है भागवत पर आधारित है। भागवत श्री कृष्ण विष्णु भगवान की कथा है। बाल चरित्र श्री कृष्ण की कथा के बारे में बाल चरित्र का चित्रण है। और 2 जो नाटक हैं वे लोक कथाओं पर आधारित हैं। एक तो दरिद्र चारुदत्त या चारुदत्त, दूसरा अभिमारक। प्रतिज्ञा, योगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता 2 उद्यान की कथा पर आधारित है। इस तरह से ये 13 नाटक हैं भास की। अब इसमें देखिए कि महाभारत आश्रितों में 5 रूपक प्रायः एकांकी है। महाभारत पर जो महाभारत को में से जो 6 इन्होंने नाटक बनाए हैं उसमें से 6 में से 5 जो है एकांकी नाटक है, एक अंक का नाटक है। रूपक, अब एक चीज रूपक यहाँ शब्द आया है, मैं आपको रूपक के बारे में बता दूं कि रूपक जो है नाट्य लक्षण जब आप पार्ट 1 में पढ़े होंगे